अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने देखा था ईएसआर क्या होता है और हम ईएसआर कैसे एस्टिमेट करते हैं बाय वेस्टरजेन्स मेथड। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एस्टिमेट कैसे करेंगे हम ईएसआर विंट्रोप्स मेथड से। सो लेट्स स्टार्ट। विंट्रोप्स मेथड से भी हम वैसे ही एस्टिमेट करते हैं ईएसआर, बट द डिफरेंस इज दैट यहाँ पे हम यूज़ करते हैं विंट्रोप्स ट्यूब। वेस्टरजेन्स मेथड में हमने यूज़ किया था वेस्टरजेन्स पिपेट, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे विंट्रोप्स ट्यूब जो कि छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू वेस्टरजेन्स पिपेट, और इसमें हम एंटीकोगुलेंट भी दूसरा लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। विंट्रोप्स ट्यूब पहली रिक्वायरमेंट, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है इसमें विंट्रोप्स मेथड में, तो उसमें पहली रिक्वायरमेंट जो है दैट इज़ विंट्रोप्स ट्यूब। विंट्रोप्स ट्यूब क्या है इसका मैंने थोड़ा आइडिया आपको लास्ट लेक्चर में भी दिया था, तो यहाँ मैं फिर से थोड़ा सा मेंशन करूँगी। विंट्रोप्स ट्यूब की जो विंट्रोप्स ट्यूब जो होता है वो एक साइड से ओपन होता है, एक साइड से क्लोज होता है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो होती है 11 सेंटीमीटर और यू कैन से 110 मिलीमीटर्स। इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 2.5 mm। अब इसकी रही बात मार्किंग्स की। जो इसकी मार्किंग है विंट्रोप्स ट्यूब की 0 से लेकर 10 तक होती है, लेकिन यहाँ पे मार्किंग्स दो टाइप की होती है। विंट्रोप्स ट्यूब पे जो मार्किंग्स है, दो मार्किंग्स होती है। एक होती है रेड कलर से, एक होती है वाइट कलर से। ये इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि आपने जब हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन किया था तो वहाँ पे भी दो मार्किंग्स थी एचबी ट्यूब को, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी दो मार्किंग्स हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक रीडिंग है जहाँ पे 0 टॉप पे है और 10 बॉटम पे है, और जो दूसरी रीडिंग है वहाँ पे 0 है बॉटम पे, 10 है टॉप पे। सो ये रीडिंग्स क्या है, जहाँ पे 0 होगा टॉप पे और 10 होगा बॉटम पे, वो रेड कलर्ड होती है, वो रेड कलर से मार्क की होती है, और वो हमें यूज़ होती है जब हमें एस्टिमेट करना होगा ईएसआर, जो हमारा टॉपिक है। जब हमें ईएसआर एस्टिमेट करना होगा तो हम ये रेड वाली मार्किंग लेते हैं जिससे 0 होता है टॉप पे और 10 होता है बॉटम पे। अब जो नेक्स्ट मार्किंग जो है वाइट कलर की, वहाँ पे 0 बॉटम पे और 10 टॉप पे, वो हमें कब यूज़ होती है, जब हमें पीसीवी चेक करना होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसको हम हेमाटोक्रिट भी बोलते हैं। तो जब हमें वो मेजर करना होगा, वो एस्टिमेट करना होगा, तब हम ये वाइट वाली मार्किंग्स लेते हैं। सो ये पीसीवी क्या होता है ये आपका अलग से टॉपिक है, इंशाल्लाह हम वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पीसीवी क्या होता है। सो अब लेकिन जो ये आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो 0 से 1 है, ये रीडिंग जो है इसमें अगर हम 0 और 1 की बात करेंगे, 0 और 1 के बीच में 10 लाइंस होती हैं। दैट मीन्स 0 और 1 के बीच में 10 होते हैं, ठीक है। इस इमेज में जैसे कि प्लाज्मा की लेवल है अप टू द लाइन नंबर 8, दैट मीन्स इसका जो ईएसआर है वो 8 है, 8 है पर आर। ये हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे। सो अब ये थी हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो थी विंट्रोप्स ट्यूब। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी विंट्रोप स्टैंड। एज यू नो, जब हम सैंपल ईएसआर के लिए रखते हैं तो वो हमें टिल्ट नहीं रहना चाहिए, वाइब्रेट नहीं करना चाहिए। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको वर्टिकल पोजीशन देनी पड़ती है। तो हम इसको एक स्टैंड में रखते हैं, यू कैन सी इन द इमेज, इसको हम बोलते हैं विंट्रोप्स स्टैंड। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी एंटीकोगुलेंट। जैसे कि हमें इसमें एंटीकोगुलेटेड ब्लड लेना होता है, सो यहाँ पे जो हम एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ EDTA, एडिटा इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, या हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डबल ऑक्सलेट। वेस्टरजेन्स मेथड में हमने यूज़ किया था 3.8% सोडियम साइट्रेट, लेकिन यहाँ पे हम EDTA या डबल ऑक्सलेट लेंगे। जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है दैट इज़ पास्चर्स पिपेट। इमेज में आप देख सकते हैं ये दोनों पास्चर्स पिपेट है। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं ये प्रोसीजर में हम देखेंगे। हमारी जो लास्ट रिक्वायरमेंट है दैट इज़ टाइमर। टाइमर क्यों
जैसे कि आपको पता है हमें ESR सिर्फ 1 घंटे में मेजर करना होता है। सो टाइमर जब जब हम अपना सैंपल रखेंगे ESR के लिए तो हमें अपना टाइम सेट करना पड़ता है 1 घंटा, जो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टाइमर। सो ये थी हमारी रिक्वायरमेंट्स, क्या-क्या ज़रूरतें हैं हमें ये टेस्ट करने के लिए। सो नाउ विल कम टू द प्रोसीजर। हम कैसे ये ESR करेंगे। जैसे कि आपने देखा था वेस्टर्जेंस मेथड में भी हमने सैंपल लेना है, वहाँ पे हम एंटीकोगुलेंट लेते थे दूसरा। यहाँ पे जब हमने एडिटा एंटीकोगुलेंट लिया तो उसके साथ हमें ब्लड थॉरोली मिक्स करना है। ब्लड हमने थॉरोली मिक्स किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए आप ये वाली इमेज जो है, पास्चर्स पिपेट से, पास्चर पिपेट में वो एंटीकोगुलेटेड ब्लड सैंपल फिल करेंगे और फिर उस पास्चर्स पिपेट की हेल्प से विंट्रोप्स ट्यूब फिल करेंगे अप टू द मार्क 0। ठीक है, पास्चर पिपेट में ब्लड सैंपल लिया, फिर वो ट्रांसफ़र किया विंट्रोप्स ट्यूब में। विंट्रोप ट्यूब को फिल करना है अप टू द मार्क 0, जो 0 टॉप पे है। उसके बाद हमने क्या करना है, इस ट्यूब को वर्टिकली स्टैंड पे रखना है। ये आप देखिए ऐसे रखना है वर्टिकल पोजीशन पे विंट्रोप स्टैंड में, और टाइमर अपना सेट करना है जिसका टाइम हमें रखना है 1 घंटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ही हमारा 1 घंटा हो गया तो हम फिर नोट करेंगे कि प्लाज्मा की लेवल जो है वो कहाँ तक है, वो प्लाज्मा लेवल कहाँ तक है। जैसे कि ये वाली इमेज है, यहाँ आप देखिए जो प्लाज्मा की लेवल है वो अप टू द लाइन नंबर 8 है। दैट मीन्स इस पेशेंट का जो ESR है दैट इज 8 mm/h। ठीक है, तो ये था, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है विंट्रोप्स मेथड का। अब इसके बाद हम देखेंगे नॉर्मल रेंज क्या है इस मेथड से। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वेस्टर्जेंस मेथड से क्या नॉर्मल रेंज है। अब हम देखेंगे विंट्रोप्स मेथड से जो नॉर्मल रेंज है ESR की, वो है एडल्ट मेल्स में है 0 to 9, 0 से लेकर 9 mm/h एडल्ट मेल्स में, और एडल्ट फीमेल्स में जो नॉर्मल रेंज है दैट इज़ 0 to 20 mm/h। बट यहाँ पे आपको उस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जो नॉर्मल रेंज है ये वैरी हो जाती है एज के साथ, वैरी हो जाती है सेक्स के साथ। ठीक है, मेल्स फीमेल्स में डिफरेंट रीडिंग होती है, वो क्यों होती है वो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द estimation of ESR by Wintrops method. So let us give a look to the important points जो हमने अभी तक पढ़े हैं। ESR क्या है? It's a simple non-specific screening test which indirectly measures the presence of inflammation in the body। जो मैंने पहले भी बोला है कि ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, लेकिन प्रोग्नोस्टिक वैल्यू है इसका। ये हमें इनडायरेक्टली दिखाता है कि कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, ये हमें इनडायरेक्टली वो दिखाता है। या आप कह सकते हैं कि डिज़ीज़ किस तेज़ी से, किस कंडीशन में डिज़ीज़ है, ये वर्सन कंडीशन पेशेंट की क्या है, वो ठीक हो रही है कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो वर्सन हो रही है। सो वो सब हम इस ESR से एस्टिमेट कर सकते हैं। तो हमने देखे कि 2 मेजर मेथड्स है जिनसे हम ESR करते हैं, वो है वेस्टर्जेंस मेथड और विंट्रोप्स मेथड। इनमें डिफरेंस क्या है वो भी आपने देखी। तो अब इनमें कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि जो विंट्रोप्स मेथड है उसमें हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड सैंपल यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्जेंस मेथड में। वेस्टर्जेंस मेथड में आपने देखा ऑलमोस्ट 1 ml ऑफ ब्लड यूज़ होता है, लेकिन विंट्रोप्स मेथड में उससे कम यूज़ होता है। और विंट्रोप्स मेथड की एक एडवांटेज ये है कि इससे हम इसी सैंपल से, जब हमने सैंपल का ESR एस्टिमेट किया, ESR चेक किया, उसके बाद हम उसी सैंपल से PCV भी ले सकते हैं। इसी सैंपल को हमने सेंट्रीफ्यूज करना है और हमें रीडिंग मिलती है PCV की, जिसकी जो हम देखते हैं, जो मैंने अभी वाइट मार्किंग का बोला था, तो PCV हम चेक कर सकते हैं इसी ट्यूब से। और एज यू नो अबाउट द बफी कोट मैंने पहले भी बोला है
बफी कोट क्या होता है? जब हमने सैंपल सेंट्रीफ्यूज किया, ऊपर का लेयर प्लाज्मा लेयर होता है और नीचे जो रेड सेल सेडिमेंट हुई होती है। तो इस प्लाज्मा और रेड सेल्स के बीच में जो लेयर है उसको हम कहते हैं बफी कोट। उस बफी कोट में होती हैं एक तो वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। सो जब हमने ईएसआर भी किया, पीसीवी भी किया, तो हम उस बफी कोट से क्या कर सकते हैं? उस बफी कोट से ब्लड फिल्म्स बना सकते हैं और वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स हम देख सकते हैं। और इस जो विंट्रोप्स ट्यूब जो है, इसका रिजल्ट जो है वो मोस्ट रिलायबल होता है, एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू द वेस्टर्जेंस मेथड। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज ये है, जैसे कि आपने देखा इसका कॉलम जो है बहुत छोटा है, यानी कि 0 और 1 के बीच में जो आपने देखे 10 लाइंस होती है, दैट मीन्स 10 होते हैं। सो हमें रीडिंग उठाने के टाइम थोड़ा सा उसमें वेरिएशन आ सकती है। सो यू कैन से दिस मेथड इज लेस सेंसिटिव देन द वेस्टर्जेंस मेथड। सो इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ईएसआर का जो वैल्यू है वो किन किन चीज़ों से अफेक्ट हो सकता है? प्लाज्मा प्रोटीन रेशियो, रेड सेल नंबर, शेप ऑफ रेड सेल्स, साइज ऑफ रेड सेल्स एंड देयर मे बी सम टेक्निकल फैक्टर्स ऑल्सो। और हमने देखा कि ईएसआर की 3 स्टेज होती है। फर्स्ट वन रोलैक्स फॉर्मेशन, सेकंड वन सेडिमेंटेशन एंड थर्ड वन पैकिंग ऑफ सेल्स। और आपने देखा कि दोनों मेथड से किस मेथड से क्या नॉर्मल रेंज है ईएसआर की। लेकिन आपने ये भी देखा कि जो नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल वैल्यू है, वो बहुत चीज़ों से अफेक्ट भी होता है। फॉर एग्जांपल एज से मेल्स फीमेल्स में डिफरेंट रीडिंग आती है, बच्चों बुज़ुर्गों में डिफरेंट रीडिंग आती है, दैट मीन्स एज भी यहाँ पे इफ़ेक्ट करती है, वेट इफ़ेक्ट करता है एंड टेम्परेचर भी इफ़ेक्ट करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ईएसआर। थैंक यू वेरी मच।